हाँ जी, सारा बयान राम राम। मैं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद बबलू खोकर। तो देखो भाई, आज हम इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे साइट्स के बारे में। तो क्या है साइट्स, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो सबसे पहले देखो, फुल फॉर्म ही जान लो आप, उसके बाद में हम इसके बारे में जानेंगे। देखो, यह है साइट्स, मतलब सी का मतलब है कॉन्वेंशन। कॉन्वेंशन का मतलब सम्मेलन भी हो सकता है, कहीं पे हम कॉन्वेंशन का मतलब ट्रीटी भी या संधि भी या एग्रीमेंट भी आता है। तो आप बोल सकते हो कॉन्वेंशन मतलब सम्मेलन भी है, इसका मतलब संधि भी हो सकता है। तो कॉन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टी से ट्रेड। अब एक कॉन्वेंशन होगा कि किसके ऊपर? इंटरनेशनल लेवल का एक कॉन्वेंशन होगा। किसके ऊपर होगा? ट्रेड पे। किसका ट्रेड पे? जो भी जानवर इंडेंजर्ड है, मतलब जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है मतलब जो खत्म होने वाले हैं, मतलब इंडेंजर्ड स्पीसीज है ऑफ वाइल्ड फ्योना एंड फ्लोरा, मतलब जानवर और पशु या जानवर, पशु और वनस्पति के बारे में यह होगा। तो हिंदी में क्या बोलते हैं साइट्स को? संकटग्रस्त वन्य जीव और वनस्पतियों की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संधि। अब मैंने क्या बोला? कॉन्वेंशन का हम कहीं देखते हैं कि व्यापार भी अर्थ आता है, लेकिन मैं तो यहां पे संधि बोल रहा हूं। तो देखो, आप कहोगे फिर हम यहां पे एग्रीमेंट भी लिख सकते थे, आप कहोगे कि फिर हम यहां पे ट्रीटी भी लिख सकते थे। देखो, इन तीनों में डिफरेंस क्या है पहले ये देखते हैं, उसके बाद में अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखो, मान लो एक कॉलेज है, सबसे पहले हम देखेंगे एग्रीमेंट। क्या देखेंगे? एग्रीमेंट। एक कॉलेज में दो छात्र संगठन है, एक संगठन जैसे डिबेट क्लब और एक म्यूजिकल क्लब का संगठन है कॉलेज में, के बीच में मौखिक और लिखित समझौता होता है कि वो मिलकर क्या करेंगे? एक इवेंट करेंगे। तो ये क्या है? एक कॉलेज के अंदर। तो अब आपसे कोई पूछे एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग, मतलब कानूनी रूप से बाध्यकारी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो मतलब क्या? ये एक लचीला सहमति आधारित समझौता होता है, जरूरी नहीं कि कानूनी रूप से बाध्यकारी हो। तो कोई भी चीज जो छोटे लेवल पे हो, ऐसा होता है एकदम मौखिक रूप से हो कि दो जने मिलकर करें, वो क्या होगा? औपचारिक रूप से है एग्रीमेंट। अब मान लो दो कॉलेजों के बीच में एक लिखित समझौता होता है कि उनके छात्र एक दूसरे की लाइब्रेरी या हॉस्टल का उपयोग करेंगे। अब देखो, यहां पे कॉलेज में दो छात्र संगठन है, दूसरा ट्रीटी में क्या? दो कॉलेजें हैं। पहले में एक कॉलेज के ही दो छात्र संघ है, संगठन है जिसे लाइब्रेरी का यूज करने के लिए दो कॉलेजों की बात हो रही है, जबकि यहां पे दो जो एक इवेंट आयोजित करना चाहते हैं एग्रीमेंट में, तो कॉलेज के दो संगठन है। अब इन दो कॉलेजों में एक लिखित समझौता, उनके छात्र एक दूसरे की लाइब्रेरी हॉस्टल का उपयोग कर सकते हैं। यह औपचारिक और कानूनी रूप से क्या होता है? बाध्यकारी होता है। तो यह क्या होता है? ट्रीटी। क्या होता है? ट्रीटी। आप कहोगे फिर कॉन्वेंशन क्यों है भाई? देखो, बड़े लेवल पे मान लो कि पूरे राज्य में या पूरे डिस्ट्रिक्ट की 100 कॉलेज है, कितनी? देश भर में मान लो, चलो देश भर में 100 कॉलेजों की वार्षिक बैठक होती है, जिसमें मिलकर वो तय करते हैं कि भाई रैगिंग के खिलाफ में हम क्या करें। ये बहुपक्षीय होती है, ठीक। कॉन्वेंशन कभी दो पक्ष का नहीं होगा, बहुत सारे लोग इसमें शामिल होंगे, बहुत सारे संस्थाएं संगठन शामिल होगी। तो ये क्या होगा? लीगली कंप्लीटली बाइंडिंग होगी और बहुत बड़े लेवल पे होती है। तो वो क्या है? कॉन्वेंशन। अब आपसे कोई पूछे कि यहां पे कॉन्वेंशन का मतलब सम्मेलन नहीं है मेरे भाई, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर पूरी दुनिया के लोग इकट्ठे हुए थे। अब आपसे कोई पूछे, साइट्स की मैंने फुल फॉर्म बता दी। अब आपसे पूछे, एग्जाम आपको ये बोल दे कि साइड ना बोल के आपको ये बोलते हैं कि वाशिंगटन कॉन्वेंशन क्या है, तो आपको बोलना है वाशिंगटन कॉन्वेंशन ही साइट कॉन्वेंशन है। कब आया था? 1975, 1 जुलाई 1975 को ये आया था। इसका प्रस्ताव कौन लेके आया था? अब आपसे एग्जाम एक स्टेटमेंट देते, इसका प्रस्ताव लेके आई थी यूनाइटेड नेशन। याद रखना मेरे भाई, आपको दे दे WHO, WTO या यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, UNEP, ये कोई नहीं लाया था। इसको लेके आने वाला एक NGO है। कौन है? ICUN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के सदस्यों ने एक प्रस्ताव रखा। तो NGO का मतलब होता है NGO, मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सरकारी नहीं है, नॉन गवर्नमेंट है, लोग जो सामाजिक स्तर पे बनाते हैं। तो इन्होंने 1963 में एक प्रस्ताव लेके आते हैं, फिर 1975 में एक बड़े लेवल पे सारे लोग इकट्ठा होते हैं, सारी दुनिया के लोग इकट्ठा होते हैं। दुनिया मतलब
देशों के लोग प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठा होते हैं और कॉन्वेंशन से क्या बनाते हैं साइट्स के संधि लागू होती है 1 जुलाई 1975। अब आपसे एग्जाम पूछे कौन लेके आया साइट्स, तो IUCN लेके आया था, बता दोगे। अब मैंने बोला IUCN तो फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, हिंदी में बढ़ सकता है प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ। यूपीएससी में इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये एक एनजीओ है, ये यूनाइटेड नेशन की बॉडी है मेरे भाई, ये यूनाइटेड नेशन यूएन की बॉडी नहीं है, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है। क्या है, जो प्रकृति प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए काम करता है। चंदन भाई पानी लाइए और बोतल में, ठीक। अब IUCN कब बनी और क्यों बनी, तो सबसे पहले इसी के बारे में जान ले, एनजीओ के बारे में, साइट्स के बारे में बताएं। देखो एग्जाम पूछा हुआ है, ये एनजीओ है, कब बना एनजीओ, 1948 में, 1948 में। हुआ क्या था, तो पहले सरकारें पर्यावरण पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। वर्ल्ड वार खत्म हो गया तो लोगों ने क्या किया, पहले लोग क्या करते थे वर्ल्ड वार में, इंसानों का शिकार कर रहे थे, अभी लोग मर रहे हैं, सामने से बंदूकें चल रही है, तो इन लोगों ने अपने शौक पूरे करने के लिए क्या कर दिया, जानवर मारना शुरू कर दिया। तो IUCN पहला ऐसा संगठन है भाई, नॉर्मल पीऊंगा, ठीक। तो ऐसा पहला संगठन है जो नेचर को बचाने के लिए आया था। कब आया, 1948 में। कहाँ आया, फ्रांस में इसकी बैठक होती है। हेडक्वार्टर कहाँ है IUCN का, ग्लेड, स्विट्जरलैंड में जगह है ग्लेड। कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में एक जगह है ग्लेड, वहां पे IUCN आया था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये आया था, ठीक। आगे IUCN के प्रमुख कार्य क्या क्या काम करता है। देखो आपने सुना होगा रेड डाटा बुक है, जहां पे कहते हैं ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड वनरेबल है, तो इसकी लिस्ट कौन जारी करता है, IUCN जारी करता है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर ये लिस्ट जारी करता है। कौन सी, रेड डाटा बुक, जिसमें हम पढ़ते हैं क्रिटिकल इंडेंजर्ड कौन से होंगे, जो जानवर 90% क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, 10% ही बचे हैं, पहली शर्त। जिनकी पॉपुलेशन 250 से कम बची है, दूसरी शर्त। जिनका एरिया 100 किलोमीटर से कम बचा है, अगर ऐसा किसी जानवर या वनस्पति के साथ हो रहा है, वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। तो इसकी लिस्ट कौन जारी करता है, रेड लिस्ट, IUCN इसकी रेड लिस्ट जारी करता है। दूसरा, प्रोटेक्टेड एरियो की घोषणाओं में मदद करता है। ये एक एनजीओ है लेकिन सरकारों की मदद करता है। इनके पास टेक्नीशियन है, साइंटिस्ट है इनके पास एनजीओ में है, और पॉलिसी और रिपोर्ट बनाने में सरकारों की क्या करते हैं, मदद करते हैं। दूसरा, अब मैंने बोला कि भाई रेड लिस्ट बनाने में काम करता है, हमारा काम तो अभी क्या पढ़ रहे थे, अभी हम साइट्स पढ़ रहे थे, लेकिन मैं आपको लेके आ गया हूं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर पे। देखो भाई दोनों को साथ में मिलकर पढ़ेंगे, एग्जाम आपका दोनों का मिक्स आजकल यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। तो IUCN जो रेड लिस्ट जारी करती है कितने प्रकार की होते हैं, सबसे पहले एग्जिंक्ट, मतलब EX, एग्जिंक्ट का मतलब जो पूरी तरह से खत्म हो चुके, कहीं नहीं दिख रहे हैं, मतलब इस पृथ्वी पे कहीं नहीं, चिड़ियाघर में भी नहीं, कहीं नहीं है, ठीक है, तो वो लोग खत्म हो चुके हैं। क्रिटिकल इंडेंजर्ड, जो मतलब खत्म होने के कगार पे है, कौन, जो खत्म होने के कगार पे, या फिर वो 250 के आसपास बच्चे हैं किसी एरिया में, या उनकी पॉपुलेशन 90% से खत्म हो चुकी है पिछले 10 सालों में, या उनका एरिया 100 किलोमीटर के दायरे में ही बचा है। इंडेंजर्ड स्पीसीज, जो थोड़ा सा, जैसे मैंने बोला कि 90% खत्म हो चुकी है, जिन प्रजातियों की संख्या 70% खत्म हो चुकी है। दूसरी, जो लगभग 500 के आसपास बचे हैं, 565 कुछ ऐसा ही है, 500 के आसपास बचे हैं संख्या में, या जिनका एरिया 1000 किलोमीटर से कम बचा, वो किस में आ गए, इन सब की भी डेफिनेशन जानेंगे। तो कितनी लिस्ट है, इंडेंजर्ड, वनरेबल में कितने आ जाएंगे, जो 50% तक खत्म हो चुके हैं। नियर थ्रेट, मतलब ये आने वाले टाइम में इनको खतरा है, ये 30% तक खत्म हो चुके हैं। एंटी लिस्ट कंसर्न, मतलब इनकी कोई जरूरत नहीं है, इन पे भी कोई खतरा नहीं है। ये लिस्ट कौन जारी करता है, IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक। अब देखो, अब ये क्या करती है, जो अपनी बुक जारी करते हैं जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं, लाल कलर की किताब आती है,
उसमें दो पृष्ठ होते हैं, एक तो होता है गुलाबी कलर का पृष्ठ, पिंक पेज। पिंक पेज में उन जानवरों के नाम लिखे जाते हैं जो जानवर वाकई में खत्म होने की कगार पे, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, मतलब संकट उनके ऊपर मंडरा रहा है। उन पृष्ठों में उन प्रजातियों की जानकारी दी जाती है जो अत्यधिक संकटग्रस्त या क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। इसका मतलब है कि ये प्रजातियां अत्यधिक खतरे में और शीघ्र ही विलुप्त हो सकती है और उनकी रक्षा नहीं की गई थी। जैसे मैं बोलूं अपने वल्चर है सिलेंडर बिल, सिलेंडर लॉन्ग बिल वल्चर है, रेड हेडेड वल्चर जिसका लाल सर है, ये खत्म होने की कगार में, क्रिटिकल इंडेंजर्ड में वल्चर। जैसे यहां पे आपको कोई भी उदाहरण पूछे तो आप सारों के बता दो। दूसरा आता है हरे पृष्ठ पे, ग्रीन पेज पे कौन, जैसे मान लो घड़ियाल है तो घड़ियाल भी क्रिटिकल इंडेंजर्ड में है। घड़ियाल वाकई में 90% के आसपास अपने इंडियन खत्म हो चुके हैं। क्रोकोडाइल अलग है, घड़ियाल अलग है, और मगर अलग है, मगर घड़ियाल, तो इनके बारे में बात करेंगे जब इनके पढ़ेंगे। दूसरा अब आता है कि हरे पेज है, उसी पेज में ग्रीन पेज होते हैं कि जो जानवर पहले पिंक पेज में थे, क्रिटिकल इंडेंजर्ड में थे, जो सुधर चुके हैं, जिनकी हालत सुधर चुकी है, जो इंडेंजर्ड में थे अब उनकी सुधार आया है, उनको किस में रखा जाएगा, ग्रीन पेज में रखा जाएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल पूछे इंडियन राइनासोर या ब्लेड ईगल, जो अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है, ब्लेड ईगल किसका राष्ट्रीय पक्षी है, अमेरिका का, पहले क्रिटिकल इंडेंजर्ड वगैरह में थे, अब इनमें सुधार हो रहा है, तो किस में रख दिए, हरे पृष्ठ या ग्रीन पेज में। अब देखो वापिस आते हैं, मैंने कहा कि क्रिटिकल इंडेंजर्ड सहित कितनी आती है, 6 लिस्ट है इसकी, किसकी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब इन 6 लिस्टों को आराम से देखते हैं, प्रत्येक में क्या क्या लिखा है, आपको पता चलेगा कि प्रत्येक में सबसे पहले देखेंगे हम किसके बारे में देखेंगे, सबसे पहले क्रिटिकल इंडेंजर्ड का क्राइटेरिया। किसका क्राइटेरिया है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड का, इसका क्रिटिकल इंडेंजर्ड। अब आप कहोगे एक्सटिंक्ट का तो नहीं बता रही, खत्म ही हो चुके हैं भाई, धरती पे कहीं नहीं है, खत्म, बाय बाय टाटा। ठीक, अब क्रिटिकल इंडेंजर्ड की श्रेणी में क्या, 10 वर्षों में या उसकी 3 पीढ़ियां, 10 वर्ष या 3 पीढ़ियों में जिनकी पॉपुलेशन 90% तक गिर गई है, वो किस में आएगी, क्रिटिकल इंडेंजर्ड में आएगी। किस में आएगी, क्रिटिकल इंडेंजर्ड में आएगी। जिसकी पॉपुलेशन, जिस जानवरों की पॉपुलेशन 70% गिर चुकी है, वो किस में आएंगे, इंडेंजर में आएंगे। जिनकी पॉपुलेशन 50% गिर चुकी है, वो किस में आएंगे, वनरेबल में आएंगे। तीनों समझ गए। नियर थ्रेट में आएगा जिसकी पॉपुलेशन 30% गिर चुकी है। ठीक, और वनरेबल, देखो वनरेबल का मतलब क्या, वनरेबल आ गया। नियर थ्रेट का मतलब जिनकी पॉपुलेशन 30%, लीस्ट कंसर्न जिनकी कोई अभी जरूरत नहीं है, जो सही है अभी तक। अब उदाहरण से हम मान लो अपना लॉन्ग बिल्ड या फिर व्हाइट रैम्प्ड, व्हाइट रैम्प का मतलब जानते हो, जो पंख होते हैं ना जानवर के, व्हाइट रैम्प्ड एक गिद्ध होता है, वल्चर, वो ऐसे पंख खोलेगा ना अपने, यहां से व्हाइट व्हाइट दिखेगा। दूसरा है रेड हेडेड वल्चर। रेड हेडेड का मतलब जिसका सर और उसके पैर लाल है, गिद्ध है, ये 90% खत्म हो चुका है। और एक चीज याद रखना, अपने 4 गिद्धों की प्रजातियां क्रिटिकल इंडेंजर्ड में। ठीक, दूसरी लॉन्ग बिल्ड, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, ठीक, जिसकी चोंच थोड़ी लंबी है, सिलेंडर बिल्ड वल्चर। एक है लॉन्ग बिल्ड, इसके आगे लगा दो सिलेंडर बिल्ड, ये भी क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। ये सारे के सारे, देखो एक चीज याद रखना, जो हिमालय में वल्चर है ना, वो कभी क्रिटिकल इंडेंजर्ड में नहीं है। क्यों नहीं है, कि जो जानवरों को डाइक्लोफेनेक आता है, जानवरों को मतलब पेन हुआ, हम जाके पैरास्टामोल लेते हैं, वैसे जानवरों की वो दवाई थी, कहीं पेन होता तो डाइक्लोफेनेक उनको इंजेक्शन दे दिया जाता। तो जानवर जैसे मरता, ये गिद्ध उसे खाते, वो क्या होती दवाई इन गिद्धों के शरीर में जाती, इनकी किडनी वो पचा नहीं पाती, इनका किडनी फेलियर होता, तो गंगा के तट या मैदानी एरिया है पूरा का पूरा समाप्त हो चुका है गिद्धों से। हिमालय में वाले क्यों खत्म नहीं हुए, कि उस एरिया में पालतू पशु कम है, वहां पे जानवर ज्यादा मिलेंगे। कौन से, जंगली जानवर ज्यादा मिलेंगे। दूसरा, वहां पे मेडिसिन अभी पहुंची बहुत कम है। 2006 के बाद में तो डाइक्लोफेनेक को बैन कर दिया गया। तो आपसे कोई पूछे उदाहरण, तो सबसे बेहतरीन उदाहरण है
वल्चर का है, फिर आप घड़ियाल का भी दे सकते हो। ठीक, अब क्रिटिकल इंडेंजर्ड समझ गए, क्रिटिकल इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, वनरेबल। अगर हम पॉपुलेशन की साइज से देखें कितनी कम हुई है, अगर हम ये देखें कि ज्योग्राफिकल एरिया कितना कम हुआ है, जैसे देखो राजस्थान का ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। अब ये किस में आ रहा है? क्रिटिकल इंडेंजर्ड में आ रहा है। क्यों? अगर किसी पक्षी का एरिया 100 किमी से कम हो गया, कितना? 100 किलोमीटर स्क्वायर से कम हो गया, वो किस में आ जाएगा? क्रिटिकल इंडेंजर्ड में आ जाएगा। अगर 5000 किलोमीटर स्क्वायर से कम हो गया तो इंडेंजर्ड में आ जाएगा। अगर 20,000 किलोमीटर से कम आ गया तो वनरेबल में आ जाएगा। एरिया वाइज देखे। तीसरा हम देखें कि पॉपुलेशन की साइज, थोड़ा इसमें है ना कंफ्यूजन बहुत है, मेरे को भी बहुत था। मेरे को तो पढ़ाने वाला कोई मास्टर बढ़िया नहीं मिला यार। ठीक है, ऐसे मैं भी क्या कर लेता, पढ़ाने वाला बढ़िया मिल जाता था। ठीक है, आगे देखो पॉपुलेशन की साइज देखें। अगर जानवरों की पॉपुलेशन 250 से कम है, कितनी? 250 से कम है संख्या, कितनी? 250 है। अगर संख्या कम है तो किस में आ जाएगा? क्रिटिकल इंडेंजर्ड में। दूसरी शर्त, अगर इन 250 में मान लो कि 50 से भी, मान लो कि यहां पे 300 जानवर है, 250 नहीं है, अब बोलो क्रिटिकल इंडेंजर्ड में आएगा? आप सोचोगे नहीं 250 दिया। उसमें एक शर्त और है, अगर एडल्ट जो मेच्योर जानवर 50 ही है, बाकी मान लो 250 माइनर है, तो भी क्रिटिकल इंडेंजर्ड में आएगा। तो पहली शर्त 250 कम हो गए या मेच्योर 50 से कम है तो किस में आएगा? क्रिटिकल इंडेंजर्ड में आएगा। दूसरा 2500 से कम है तो इंडेंजर्ड में आएगा। अगर मेच्योर उनके कितने कम होने चाहिए? 250। इसी के साथ वनरेबल 10,000 से कम हो गए जिनकी संख्या, और मेच्योर 1000 कम, वो किस में आएंगे? वनरेबल। देखो दो उदाहरण है तकड़े तकड़े। ये अपने हिरण का दिख रहा है, कश्मीरी हिरण बोलते हैं, इनकी संख्या भी है 256। ठीक, तो ये किस में? क्रिटिकल इंडेंजर्ड में। देखो आप कहोगे कि भाई मैंने एक्सटिंक्ट तो बता दिया, लिस्ट कंसर्न बता दिया, नियर थ्रेट बता दिया, वनरेबल बता दिया, इंडेंजर्ड बता दिया, क्रिटिकल इंडेंजर्ड बता दिया, ये ईडब्ल्यू क्या है? ईडब्ल्यू है एग्जिट इन वाइल्ड लाइफ, आउट ऑफ वाइल्ड लाइफ, मतलब कहीं इनको कहीं कैद कर रखा है बचाने के लिए। तो मतलब एक दो कहीं हो गए तो उनकी श्रेणी में ये आता है ईडब्ल्यू। वरना एग्जिट का मतलब है खत्म, कहीं नहीं है कैद में। तो कश्मीरी हिरण है किसमें? क्रिटिकल इंडेंजर्ड। उनके जैसे मैं बोल लूं ये शेर है अपना, है एशियन गिर, ये किसमें है भाई? इंडेंजर्ड में। क्यों? इसकी संख्या है 586 के आसपास। अगर इसकी संख्या थोड़ी और कम होती तो किस में आ जाता? क्रिटिकल में आ जाता। तो आपसे कोई पूछे तो आप बता दोगे ना क्रिटिकल इंडेंजर्ड वगैरह। जैसे भारत में, अपने पूरे देश में देखे कितने क्रिटिकल इंडेंजर्ड में है जानवर है? पक्षी 19 पक्षी क्रिटिकल इंडेंजर्ड में, मतलब खत्म होने के कगार पे है। 23 प्लांट, 23 पौधे ऐसे हैं जो खत्म होने के कगार पे हैं। ठीक, 44 जानवर हैं जो खत्म होने के कगार पे है। 11 रेप्टाइल है, लगभग 60 के आसपास इंसेक्ट है, कीड़े हैं जो क्रिटिकल इंडेंजर्ड में है इंडिया के। अब वापस आते हैं अपने चैप्टर पे। हमने IUCN पढ़ लिया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उसके बारे में थोड़ा आगे और भी पढ़ लेंगे। मेरी यही आदत है इधर से उधर क्लास को घुमाने की। तो हमने क्या पढ़ा? साइट्स क्या है? साइट्स एक कॉन्वेंशन, एक क्या संधि है। कॉन्वेंशन का मतलब यहाँ सम्मेलन नहीं है मेरे भाई, संधि है। मैं बता चुका हूँ कॉन्वेंशन, ट्रीटी और एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है। तो इससे है क्या? इस कॉन्वेंशन को किसने कराया? इसको करवाया था IU, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने कराया, जो एक NGO है। अब आपसे पूछे साइट्स क्या है, जिसे हम वाशिंगटन कॉन्वेंशन भी कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधि है। 1963 में IUCN इसको लेके आता है प्रस्ताव। 1975 में इसको फिर क्या किया जाता है? लागू किया जाता है। और इसकी फुल फॉर्म बता चुका हूं ना साइट्स की क्या है? इंटरनेशनल कॉन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। अब इससे होता क्या है साइड ट्रेड? मतलब पूरी दुनिया में वाइल्ड लाइफ पे जो ट्रेड हो रहा है, उस ट्रेड पे पाबंदी, उसके ऊपर रूल बनेंगे। ठीक है, इसी को हम जानेंगे क्या रूल बनेंगे, कैसे रूल काम करेगा। सबसे पहले कि साइड क्यों जरूरी था, क्या समस्या थी कि 1975 में हम साइड्स लेके आए। देखो
1960 के दशक में तेजी से हो रही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वजह से कई प्रजातियों जैसे बाघ, हाथी, कछुए, औषधीय पशु क्या लुप्त होने के कगार पे। देखो ये हाथी दिख रहा है, इस हाथी को, ये हाथी की गर्दन काट दी। क्यों काट दी? सूंड काटी। ये दांतों, देख कितने दांत हैं। इन दांतों का क्या करने के लिए? ट्रेड करने के लिए। अभी मैंने न्यूज में पढ़ा था, एक घर में वीडियो था कुछ बड़े अधिकारी था कोई, उसे घर में शेर की खाल मिलती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लेके आते हैं, तो उनकी माँ कहती है मैं इस खाल पे बैठ के पूजा करती हूँ। शेर का मतलब बाघ की खाल थी। ठीक, तो ये बहुत सारे लोग धार्मिक रूप से भी शिकार करते हैं, हाँ, धर्म के लिए या कोई अंधविश्वास के लिए, तो बहुत ज्यादा होने लगा था ट्रेड। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का असर क्या हुआ? हाथी दांतों की तस्करी, बाघों की खाल, हड्डियों का व्यापार। बहुत सारे लोग तो पता है गेंडे उंडे को इसलिए मारते हैं कि होते हैं साइको टाइप के लोग, कि सेक्सुअल पावर बढ़ेगी। अरे क्या करोगे भाई, हैं? सेक्सुअल पावर का कोई मतलब नहीं है, आपको बस पितर ऋण चुकाना है यार, बाप बनना है, बात खत्म। वो मानसिक क्या होता है, रोगी होते हैं वो कुछ लोग, हैं। विदेशी पक्षियों के व्यापार इन सब कुछ हो रहे थे उस समय। केवल IUNC जो 1948 में स्टैब्लिश हुआ था, NGO था, कौन सा? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ही काम कर रहा था। ये बार बार लेख वगैरह भी इस पे लिख रहा था। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कानून की जरूरत थी। अब साइट का उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य प्रजातियों का संरक्षण करना जो लुप्त होने के कगार पे है। वैध व्यापार को नियमों में बांधना, कि भाई कोई भी ट्रेड करेगा तो उसके रूल होंगे और रूल से उसे क्या करना है? रेगुलेट करना है। अवैध शिकारियों और तस्करी को क्या करना है? रोकना है। प्रत्येक देश साथ करेगा। अब इसमें किया क्या? साइट्स में 3 लिस्ट बनी। कितनी लिस्ट बनी? 3 लिस्ट। पहले का नाम है अपेंडिक्स फर्स्ट, इसको हम अनुसूची फर्स्ट भी बोल सकते हैं। इसमें उन जानवरों को शामिल किया गया कि मान लो हिंदुस्तान में उस जानवर का शिकार करके नाइजीरिया बेच रहे हैं, या मान लो मोनाको बेच रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूं मोनाको कहां पे? UPSC पूछती है भाई, कंट्री कहां है मोनाको? है कहां है मोनाको? आप फ्रांस का मैप देखना, ठीक, फ्रांस का मैप देखो तो विश्व की खाड़ी देखना, रोन नदी वहां गिरती है, उसी के पास में एक देश है मोनाको, छोटू सा देश है, इतना जाके देखना। तो मान लो उस देश में हम बेच रहे हैं ये लोग, तो उस देश में तो रूल नहीं है, हिंदुस्तान में है, तो सब देशों को एक साथ लाना है। तो साइड्स में सारे देश आए, ये लिस्ट बनाई कि इस लिस्ट में जिस जानवर का नाम है अपेंडिक्स फर्स्ट में, उस जानवर का कहीं भी व्यापार नहीं होगा, और कोई भी व्यापार करेगा उसको सजा होगी। मतलब अत्यधिक संकटग्रस्त प्रजातियों को व्यापार से बिल्कुल ही प्रतिबंध कर दिया गया है। केवल उनको तभी उनको कैद में रख सकते हैं जब साइंटिफिक कारण हो, स्टडी के लिए, और वरना कुछ नहीं होगा अपेंडिक्स फर्स्ट में। तो मतलब जैसे बाघ, काले गेंडे वगैरह, इन सबको किस में रख दिया? अपेंडिक्स फर्स्ट में रख दिया, क्रिटिकल और इंडेंजर्ड दोनों को। दूसरा है अपेंडिक्स द्वितीय, साइड्स में सारे देशों ने दी थी। अभी बताएंगे कि इसमें कैसे शामिल किया जाता है। वे प्रजाति जिनका व्यापार नियंत्रण होना चाहिए, मतलब उनका व्यापार तो होगा, लेकिन उस व्यापार से क्या होगा? आपको लाइसेंस लेना होगा, कि आप लाइसेंस लेके ट्रेड करोगे, क्या व्यापार क्यों कर रहे हो, किसको बेच रहे हो। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोगों ने पहले क्या, देखो यहाँ पे तो मगरमच्छों की खालों से जूते बना रखे हैं, हाँ? दूसरा अपेंडिक्स 3, इसमें उन देशों कहा गया कि भाई कोई देश अपने देश के लिए भी बनाना चाहता है कि भाई मेरे देश में इसका व्यापार नहीं होगा, बाहरी लोग भी नहीं करेंगे, तो उनको वे प्रजातियां जिन्हें किसी देश ने सुरक्षा देने का निर्णय किया है वो अपने देश में दे सकता है। ये अपेंडिक्स 3 है, किसकी? साइड्स के। अब एक बात कान खोल के सुन लेना, वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ पी प्रोटेक्शन एक्ट यह आया था 1972 में। इसमें पहले 6 अनुसूची थी। कितनी अनुसूची थी? 6 शेड्यूल थे इसमें, 6 शेड्यूल थे। अब शेड्यूल कर दिए इसमें 4, और चौथे शेड्यूल में जोड़ा गया है साइड्स की, हैं? साइड्स की ये तीनों अपेंडिक्स जोड़ दी गई है। ठीक, जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ेंगे तो उसकी चारों जो शेड्यूल है, जो चारों अनुसूचियां, उनको अलग अलग पढ़ेंगे। तो साइड्स का मैं बता चुका हूं। अब देखो फर्स्ट में किस को शामिल किया गया, जैसे बाघ को कर दिया ऐसे हाथी, एक सींग वाला गेंडा, ऐसे शेर, मानव सर जैसे बंदर, काला
हिरन, घड़ियाल, इनका व्यापार नहीं कर सकते, केवल रिसर्च करनी है तब कर सकते हो। दूसरा है अपेंडिक्स द्वितीय, इसका व्यापार अनुमति के साथ किया जा सकता है यदि इसमें प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में नहीं हो। तो इसके लिए क्या लेना होगा? लाइसेंस लेना होगा ट्रेड का। जैसे इसमें शामिल है पाइथन, नहीं इसका नहीं कर सकता, ये भी अपेंडिक्स फर्स्ट का है, देखो गलत पीपीटी बन गई, ये अपेंडिक्स फर्स्ट का है, ये भी 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 फर्स्ट का है, इसमें सेकंड के दो, ये रेडवुड वगैरह, ठीक है। अगर चंदन वगैरह का व्यापार करते हो अपेंडिक्स सेकंड में आपको क्या लेना होगा? लाइसेंस लेना होगा। बाकी के सारे फर्स्ट के इनका हो ही नहीं सकता व्यापार, थोड़ी पीपीटी गलत है, ठीक है। आगे आगे अपेंडिक्स तृतीय, इसके अंदर उन जो भी देश चाहता है कि भाई मैं मेरे देश में अलग जानवरों को शामिल, जो यदि किसी देश ने अपनी किसी प्रजाति को अवैध व्यापार से बचाना हो तो वो शामिल कर सकता है कि उस देश में उसका व्यापार कोई दूसरा देश का भी नहीं कर सकता। तो इसकी तीनों अपेंडिक्स हो चुकी। अब तीनों अपेंडिक्स में साइड्स में कितने जानवर है? टोटल है 38,713। अपेंडिक्स फर्स्ट में कितने? 1,000, द्वितीय में 37,000, तृतीय में 2,011। अगर इन टोटल की बात करूं मैं समूह में, आपसे पूछे कि साइड्स में सबसे ज्यादा अपेंडिक्स में पशु है या पौधे हैं, तो क्या बोलना है? पौधे हैं 32,000। अब साइड की सूची में कैसे शामिल होते हैं? फर्स्ट में कैसे शामिल होगा, सेकंड में कैसे शामिल होगा, थर्ड में कैसे शामिल होगा? देखो भाई इसमें क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है, मतलब जो जितने भी देश है ना जिन्होंने साइड्स की संधि साइन की है ना, कॉन्वेंशन ने साइन कर रखा है, ये लोग 2 साल 3 साल के बीच में बैठते हैं और फिर वहां पे वोटिंग होती है। वोटिंग के आधार पे किसी को अपेंडिक्स 2 से फर्स्ट से सेकंड में बदल देते कि साइड्स की सूची में कोई प्रजाति कैसे शामिल होते हैं। तो पहले क्या आता है, एक प्रपोजल तैयार किया जाता है, कोई भी देश कर सकता है प्रपोजल तैयार कि भाई ये मेरा जानवर है, आप इसको सेकंड में डालिए, कहीं भी इसका व्यापार नहीं होना चाहिए, फर्स्ट में डाल लीजिए। जैसे कोई सदस्य देश जब महसूस करता है कोई प्रजाति अवैध व्यापार विलुप्त के खतरे में है तो वो साइड्स को प्रस्ताव भेजता है। ये प्रस्ताव वैज्ञानिक आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए कि भाई उसकी जनसंख्या गिर रही है, व्यापार का स्तर, उसका क्षेत्र वगैरह क्या। दूसरा IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर में रेड लिस्ट में कहां पे शामिल है। अब क्या होता है, कोप की बैठक होती है, जैसे अभी 2022 में बैठक हुई है, अभी 25 में होनी है, पनामा में हुई थी 2022 वाली 19वीं कोप है इसकी साइड्स की, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सारे देशों के लोग ऐसे बैठेंगे साइड्स के। अब ये क्या करेंगे, कॉन्फ्रेंस होगी। अब इस कॉन्फ्रेंस में क्या करेंगे, एक मतदान होगा, बहुमत होगा, 2/3 सदस्य देशों का समर्थन होगा, तब अपेंडिक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड को बदला जा सकता है, किसी भी प्रजाति को अपेंडिक्स में शामिल किया जा सकता है। देखो अभी उदाहरण देखूं भारत में क्या क्या शामिल करवा। अब साइड के सदस्य देश कितने, 184 देश है, 184 का 2/3 कितना है, आप निकालो, मेरा कमजोर है मैथ, ठीक है। भारत भी इसका सदस्य है, साइड्स का है भाई शुरू से ही। कोई भी ये कानूनी रूप से क्या है, लीगली बाइंडिंग है। मैं पहली बार ही कह चुका हूं क्लास में, देखो कोई भी एग्रीमेंट होता है ना वो लीगली बाइंडिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ट्रीटी होती है वो 2-3 देशों के बीच में होती है, कॉन्वेंशन बड़े लेवल पे होता है, ठीक, और ये बाध्यकारी है, कानूनी रूप से बाध्यकारी है मेरे भाई, ठीक है। अब महत्वपूर्ण उदाहरण देखें, जैसे हाथी दांत का व्यापार, आइवरी ट्रेड बैन किया किसने, साइड्स ने 1989 में हाथियों को अपेंडिक्स फर्स्ट में डाला, जिसमें वैश्विक स्तर पे हाथी दांत पे रोक लगी। अब ये दुम्मी देखी होगी, 2 मुई सांप, गांव में आता है ना दुम्मी, कहानी सुनते हैं पैर पर लिपट जाते हैं, इसमें जहर नहीं होता। इंटरनेशनल प्राइज न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, अब सच्चाई मुझे भी नहीं पता कि क्या करोड़ में बिक रही है, लोग लेते हैं, पता नहीं क्यों खरीद रहे हैं, उनको क्या चाहिए ला है। तो अब ये किस में, साइड्स की अपेंडिक्स द्वितीय में, फर्स्ट में नहीं। इसका व्यापार कर सकते हो लेकिन लाइसेंस है, फर्स्ट में होती तो कुछ नहीं कर सकते, सेकंड, लेकिन इलीगली ट्रेड इसका हो रहा है दुम्मी का। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेड सैंड बोवा। रेड सैंड क्यों बोलते हैं, कि ये बलुई मिट्टी में ज्यादा मिलेगा, तो रेड सैंड बोवा। अब संक्षेप में अगर समरी चाहिए आपको कि साइड्स क्या है, इसको वाशिंगटन कॉन्वेंशन भी बोलते हैं। साइड की फुल फॉर्म क्या है, कॉन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल है, क्या होगा, ट्रेड, कॉन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज के ऊपर ये है, स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फ्योना के ऊपर व्यापार को प्रतिबंध या व्यापार को कंट्रोल के लिए। कब आई, 1 जुलाई 1975 से। हम पहले ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब लेके आ गए, 1972 में लेके आ चुके हैं, 3 साल पहले, उसका भी पढ़ेंगे हम अलग से। इससे कितने अपेंडिक्स है, इसमें 3 अपेंडिक्स है। अब आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछे कि IUCN और साइड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। IUCN संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है,
क्या IUCN संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई, क्या सही बोल रहा है? अरे भाई गलत है, नहीं है, ये एक NGO है। क्या है? ये एक NGO है। तो पहला स्टेटमेंट तो यही गलत हो गया। IUCN की दुनिया भर में प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतरीन प्रबंधन के लिए हजारों फील्ड की परियोजना चलाता है। हाँ, ये चलाता है, NGO है, ये चलाता है, सही है। साइट्स उन राज्यों पे कानूनी रूप से बाध्यकारी है जिन्होंने इसमें भाग लिया है, लेकिन ये कन्वेंशन राष्ट्रीय कानून का स्थान, हाँ राष्ट्रीय कानून का स्थान नहीं लेगी, लेकिन ये बाध्यकारी है, लीगली बाइंडिंग। तो कौन कौन से सही है? 2 और 3 इसका सही है। देखो UPSC ऐसे स्टेटमेंट देगी, फिर जाके वहां पे कहोगे और मेरा सही नहीं हुआ है। हाँ, ऐसे नहीं होता भाई। हाँ, कोई कांस्टेबल का पेपर देने जा रहे हो क्या? यहाँ पे नहीं देने जा रहे हो ना, UPSC का देने जा रहे हो मेरे दोस्त। साइट्स अब आता है, मैंने बोला था कि अभी पढ़ेंगे हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्या। देखो साइट्स की 2-2 साल 3-3 साल में कॉन्फ्रेंस का मतलब ये सारे देश जो 184 इसके सदस्य हैं वो शामिल होते हैं बातचीत के, वहां पे कॉन्फ्रेंस होती है, इनका सम्मेलन होता है। तो कोप का फुल नाम क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। कितने साल में मिलती है? 2 या 3 साल में एक बार मिलती है। ये क्या करती है? साइट्स में एक सर्वोच्च निर्णय लेने वाली सभा है, जो अपेंडिक्स फर्स्ट में, सेकंड, थर्ड में इनमें बदलाव करना है वो यही करता है। और साइट्स के रूल में भी कुछ बदलाव करना है तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के थ्रू ही होगा। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में क्या होता है? सबसे पहला साइट्स में कोई प्रपोजल आएगा उसको बदलाव के लिए, वाइल्ड लाइफ व्यापार की नियम वगैरह रेगुलेशन करना है, ये करेगा। अवैध व्यापार को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर निर्णय लिए जाएंगे। सदस्य देशों द्वारा प्रस्तुत वैज्ञानिक आंकड़ों और अनुभवों की वोटिंग की जाएगी, भाई इनके आंकड़े वगैरह क्या सही की। कोप में निर्णय कैसे मैं बता चुका हूं, 2/3 बहुमत से होता है। निर्णय के बाद में प्रजातियों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अपेंडिक्स में सूचीबद्ध किया जाता है। तो आपसे कोई पूछे साइट्स की कोप कितने साल में होते हैं? 2-3 साल में। क्या निर्णय लेती है? सूची में जोड़ना है, बाहर करना है। अभी लेटेस्ट कहां पे ये कोप पनामा में हुई है, 2022 वाली, 2025 वाली होगी तो आपको बता दूंगा करंट की क्लास में, ठीक है। इसके साथ में हम आगे चलते हैं। देखो आगे चले हम कि जो हालिया कोप है, हेलो 2 मिनट में कर रहा हूं भाई, 2 मिनट में कर रहा हूं, 2 मिनट। हेलो, हाँ, तो कोप पूछे कहां हुई? साइट्स की पनामा में हुई थी। पनामा कहां है? वो आपको कहां है पनामा? साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, या इन दोनों के बीच में? अरे कहां पे पनामा? देखो आगे चलते। साइट्स कैसे काम करता है ये बता चुका हूं, हैं? इन प्रजातियों का आयात, निर्यात, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट पे क्या करता है? बैन, बिना अनुमति व्यापार नहीं कर सकते। अब दूसरी चीज, साइट्स ने तो कानून बना दिया, हम उसमें क्या, साइट्स की 2 इकाई, एक होती है मैनेजमेंट अथॉरिटी, एक होती है साइंटिफिक अथॉरिटी। मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या करती है? लाइसेंस देती है कि भाई अपेंडिक्स द्वितीय में किसी जानवर का आपको ट्रेड करना है, और वो अपेंडिक्स द्वितीय में साइट्स की, उसका लाइसेंस कौन देगी? मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो प्रत्येक देश की मैनेजमेंट अथॉरिटी अलग है, साइंटिफिक अथॉरिटी है वो अलग होगी। तो अपने देश में मैनेजमेंट अथॉरिटी कौन है साइट्स की? देखो अपने देश में मैनेजमेंट अथॉरिटी में 2 ही है। कौन सी? डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो पर्यावरण मंत्रालय बोलते हैं ना, 2014 के बाद में क्लाइमेट चेंज और जोड़ते हैं। देखो मिनिस्ट्री ऑफ इस इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नाम है उसका। दूसरा वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। तब क्या है? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ये क्या देती है? लाइसेंस देती है। मैं यही रोकना चाहूंगा, ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन स्टेचुरी है या स्टेचुरी है? ये कौन से एक्ट से बनी है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से बनी है, या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से बनी है? एग्जाम पूछता है ना मेरे भाई, तो याद रखना मेरे भाई, ये बना है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत बनी। उसी के अंदर आप पूरा एक्ट पढ़ाऊंगा, टाइम मिलेगा तो, मेरा मन किया था, वो नहीं किया तो नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। इस एक्ट के तहत वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आप देखोगे सेक्शन है 38Y। मैं यहां लिख रहा हूं, अगर किसी को जूम करके दिख रहा है, बढ़िया HD कर रखे तो यहां देख सकते हो, हैं? उसके तहत कब बना? 2008 से। जैसे अपने लिए पुलिस है ना, तो ये जानवरों का जो तस्करी करता है उनके लिए पुलिस समझो आप। 2008 से हैं। स्टेचुरी बॉडी है। स्टेचुरी बॉडी का मतलब जो कानून से बनती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब जो हमारे संविधान में लिखी है। नॉन स्टेचुरी बॉडी मतलब जो पार्लियामेंट से नहीं बनी है, सरकार ने बना दी है ना। आगे
अब हमारी साइंटिफिक अथॉरिटी कौन कौन सी है इंडिया की? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कौन कौन है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अब मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों में क्रम से बताओ सबसे पहले कौन? देखो, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना था 1916 में, याद रखना, वो दे देते हैं तुम्हारे काका ऊपर नीचे करने को, ये फैक्चुअल नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत है। ये कब बना? 1982 में, ये 1890। देखो ये है 1890 में मेरा भाई, और ये है 1982। 1982 में कौन? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून है, कहां है? ठीक है। बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1890 सबसे पुरानी है। दूसरा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब किया? 1916 के। ये तीनों अपनी क्या है? साइट्स की साइंटिफिक अथॉरिटी है। जबकि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो क्या देती है? परमिटिंग और लाइसेंसिंग देती है। अब देखो, यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, भारत में साइट्स के तहत साइंटिफिक अथॉरिटी कौन सी है? सीएसआईआर है। सीएसआईआर किसी को नहीं पता? नहीं पता। मान लो आपको लगे कि आपको नहीं पता, क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च है ना, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च ये नहीं है। क्या वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है? बताओ, है या नहीं है? नहीं है। क्या भाई? ये परमिटिंग अथॉरिटी है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हाँ ये है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? देखो ये तीन मैंने बताया, अगर अभी भी भूल गए ना तो भाई कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। आगे, साइट्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है? वन संरक्षण करना। दूसरा, जैव विविधता का मूल्यांकन करना। तीसरा, वन्य जीवों और पौधों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से रक्षा करना। जलवायु परिवर्तन को रोकना। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन बनाया है। रट के जाओगे ना तो सर घूमेगा इसकी क्वेश्चन में। वन संरक्षण करना नहीं भाई, जैव विविधता का मूल्यांकन करना नहीं भाई, जलवायु परिवर्तन का नहीं, इसका काम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। साइट की फुल फॉर्म में लिख रखा है, कॉन्वेंशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। आगे आता है अपेंडिक्स, जो साइट्स के अपेंडिक्स फर्स्ट में जो शामिल प्रजातियों के व्यापार की स्थिति क्या है? कि वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं? नहीं। केवल वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए? नहीं। केवल विशेष परिस्थितियों में अनुमति प्राप्त है? हाँ। फर्स्ट में जो शामिल है केवल विशेष परिस्थिति, मतलब अगर रिसर्च और अगर अनुसंधान करना है तब कर सकते हो। अपेंडिक्स 3 में केवल वो किसी एक देश से संरक्षित हो जिसमें वो मदद करती है। क्या पूछे? सभी देशों के लिए देशों द्वारा संरक्षित होती है। किसी एक देश में संरक्षित होती है और उस देश ने मदद मांगी होती है तो बी होगा इसका। बताए कोई भी देश करना चाहिए तो हो सकता है। अब आता है साइट्स, कॉन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपेंडिक्स फर्स्ट में शामिल प्रजातियों को व्यापार लाइसेंस के तहत किया जा सकता? भाई नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। केवल रिसर्च के लिए कर सकता है, लाइसेंस के लिए सेकंड है। शामिल प्रजाति खतरे में नहीं है लेकिन इनके व्यापार को नियंत्रण करने की आवश्यकता है। हाँ सही है। थरी वे प्रजाति शामिल है जिन्हें सभी साइट सदस्यों द्वारा संरक्षित किया गया। तो ये दोनों सही है नीचे वाला, तो कौन सा होगा? 2 और 3 सही है। आगे अब देखो, अभी करंट में देखेंगे साइट्स की 2022 वाली बैठक है, 19वीं कोप वो पनामा में हुई है। जबकि उससे पहले जो कोप हुई थी 2019 की, वो कहां हुई थी? जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। उस कोप में हमारे द्वारा, इंडिया द्वारा 5 प्रस्ताव रखा गया था। हमने कहा स्मूथ कोटेड ऊदबिलाव है। क्या स्मूथ कोटेड ऊदबिलाव है? हम इसको किस में शामिल करना चाहते थे? अपेंडिक्स फर्स्ट में। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन में किस में? वनरेबल में। वनरेबल में कौन सा वनरेबल में? सॉरी, इंडियन स्टार। ये स्मूथ कोटेड का मतलब थोड़ा मोटा ताजा, तो ये रहा स्मूथ कोटेड। और ये कौन सा है? स्मॉल कोटेड। स्मॉल कलो देखो छोटे आते हैं ना इसके, ये तो ये दोनों एक ही है लेकिन एक ही प्रजाति है लेकिन अलग अलग है। स्मूथ कोटेड ओटर मतलब स्मूथ कोटेड ऊदबिलाव। स्मॉल क्लो जिसके हाथ छोटे छोटे हैं, ओटर। तो ये क्या है? इन दोनों को हम किस में शामिल करवाना चाहते हैं? अपेंडिक्स फर्स्ट में शामिल कराना। ये हमने प्रस्ताव दिया था, जनेवा कोप हुई थी। तीसरा हमने दिया इंडियन स्टार टोर्टोइज का। ये दो स्टार टोर्टोइज इसलिए बोलते हैं, ये देखो यहाँ पे स्टार बने हुए हैं इसके शरीर पे, टोर्टोइज। एक याद रखना, ये क्या है? टोर्टोइज और टर्टल। टर्टल और टोर्टोइज अलग अलग है मेरे भाई, हैं? पढ़ेंगे इसके बारे में। टर्टल क्या खाते हैं? मांस, हैं? मांस खा जाते हैं वो, जबकि टोर्टोइज शाकाहारी होते हैं बेचारे। ये जमीन पे फिरते हैं, वो पानी में रहते हैं अधिकतर। ठीक है, ये वनरेबल में है। तीसरा था टोकेजेको, इसको भी हम ये रहा टोकेजेको। ये क्या है? लीस्ट कंसर्न है, इसको ये अपेंडिक्स फर्स्ट में शामिल करने का हमने दिलवाया। दूसरा वेज फिश का भी हमने कहा कि भाई इसको शामिल
करो। तो अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई, हमने 5 दिए, इन्होंने किस किस को शामिल किया? केवल 3 को। किस किस को किया? 3 को, जो ऊपर के 3 है देखो, स्मूथ कोटेड, स्मॉल कोटेड और इंडियन स्टार टोटोइज को किस में शामिल कर लिया? अपेंडिक्स फर्स्ट में शामिल कर दिया गया है, बाकी को नहीं किया गया है, ये याद रखना 19 वाले में। इसके साथ साथ हमने इंडिया ने यह भी रखा था, जो इंडियन रोजवुड है, शीशम की बात करते हैं, इंडिया ने कहा कि भाई इंडिया में क्या वनरेबल है, इसको अपेंडिक्स 2 से हटाने का प्रस्ताव रखा। क्यों हटाने का प्रस्ताव? कि भाई बार बार शीशम की, मान लो कोई भी चीज लकड़ी बन रही है, अब उसका 10 केजी से व्यापार वेट ज्यादा है, कुछ भी ज्यादा है, तो परमिशन लो ट्रेड के लिए बार बार, तो व्यापार प्रभावित हो रहा था। इसके लिए भारत ने क्या कहा कि भाई हम इसको अपेंडिक्स 2 से हटाना चाहते हैं, लेकिन जेनेवा में कोप 18 में ये नहीं हटी, लेकिन कोप 19 में जो पनामा में हुए उसमें इसको परमिशन दे दिए। इंडियन रोजवुड में अब परमिशन क्या दी गई है कि परमिशन ये दी है कि 10 केजी से ज्यादा है तो ज्यादा, 10 केजी तक का कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप व्यापार कर सकते हो। ठीक है, अपेंडिक्स 2 से तो नहीं हटाया। अब आपसे एग्जाम पूछे कि साइड्स के 18वीं बैठक में भारत द्वारा किस प्रजाति को अपेंडिक्स फर्स्ट में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव गया था, जिसे बाद में स्वीकृति मिली? तो इंडियन कौन? टोकेजे को? ना भाई। इंडियन रोजवुड? नहीं। स्मार्ट कोटेड उदबिलाव? हाँ भाई। तीसरा सही है। कौन सा सही है? शी सही है। कौन सा? शी सही है। आगे चलते हैं। इंडियन रोजवुड को अपेंडिक्स 2 से हटाने का प्रस्ताव। रोजवुड कौन सी प्रजाति है पूछे? शीशम बोलते हैं, दलबेरिया लेटिफोलिया। मेरी देखो आप देखते हो, वैसे मेरा उच्चारण बहुत गंदा इंग्लिश का है। संगीत वाद्य यंत्र वगैरह घरों में, मकान वगैरह में बनता है, शीशम होती है सारों के घरों में। अब स्थानीय वाणिज्य व्यापार को प्रभावित हो रहा था, भाई अपेंडिक्स 2 में था तो बार बार क्या करने पे? लाइसेंस लो, कड़े कानून वगैरह। तो भारत चाहता था कि भाई भारत में इसकी आबादी ज्यादा है, हम व्यापार करना चाहते हैं, अरे खतरे में है नहीं प्रजाति। छोटे कारीगर और स्मॉल मीडियम है, उनको समस्या आ रही थी। फिनिश प्रोडक्ट वगैरह, जैसे मान लो ये तबेला है, सॉरी ढोल है, ढोलकी है छोटी सी, अब इस ढोलकी को व्यापार करने के लिए इसका भी परमिशन लेना पड़ेगा अगर ये शीशम से बनी है, लेकिन इसको नहीं माना। लेकिन कोप 18वीं में तो नहीं माना, लेकिन कोप 22 में 2022 में 19वीं कोप हुई थी पनामा में, इसमें कहा कि जो तैयार फर्नीचर है उसमें कुछ हद तक परमिशन दे दी गई है। ठीक है, रूल थोड़ा बदल दिए। अब आता है साइड की 19वीं जो अभी हुई है 2022 में, अंतिम है, इसके बाद में 25 में होगी तो बता दी जाएगी। पनामा सिटी में हुई। थीम क्या थी? प्रोटेक्टिंग स्पीसीज फ्रॉम ओवर एक्सप्लॉइटेड थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड। अब थीम पूछ ले यूपीएससी तो आपकी किस्मत फुटी है, रट जाना है ना। प्रस्ताव क्या रखें? हमने भी प्रस्ताव रखे हैं, वो भी पढ़ना जरूरी है कि इंडिया ने क्या प्रस्ताव रखे। सबसे पहले पनामा कहाँ है? ये है भाई पनामा। कहाँ है पनामा? ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका। ऊपर कौन सा? कोस्टरिका, और ये पनामा। कौन सा? इधर कोलंबिया, ये कोस्ट, ये पनामा। पनामा में ऐसे पनामा नहर निकलती है, पोर्ट कलोन। पनामा नहर कब बनी थी? अरे 15 अगस्त, याद कर लेना अब आप, 15 अगस्त 1914 को पनामा नहर बनी थी। पोर्ट कलोन, खांगी देखो ये, पोर्ट कलोन और बालबुआ के बीच में ये बहती है। कौन से सागरों को जोड़ती है? अल्टार्कटिक को है पैसिफिक से जोड़ती है पनामा। इसके बारे में आप अलग से पढ़ना। अब हिंदुस्तान की सराहना हुई थी कोप 19 को, जो पनामा में, कि हिंदुस्तान ने ऑपरेशन टर्टल सीड चलाया था, जिसने हमने कछुओं को बचाने के लिए क्या हमारी तारीफ हुई। दूसरा, पहली बार जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई है साइट्स की, उन्होंने साइट्स ने अपनी एक रिपोर्ट बनाई, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट जारी की। यही नाम है इसका। क्या नाम है रिपोर्ट का? यही नाम है। और इसमें साइट की पहली रिपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जानवरों पौधों की स्थिति का विश्लेषण किया। तो इस रिपोर्ट में क्या विश्लेषण है? इस रिपोर्ट में यह विश्लेषण आया, थोड़ा देखो चौंकाने वाला है, कि पौधों का व्यापार हुआ है, जो ट्रेड हुआ है, इलीगल ट्रेड हुआ है। अधिकांश पौधों का व्यापार कृत्रिम रूप से उगाए गए, मतलब आर्टिफिशियल, घरों में उगा के बेच रहे हैं लोग, जंगल से तोड़ के नहीं ला रहे हैं, खुद ही उगा रहे हैं घरों में। दूसरा, जानवरों का व्यापार मुख्यतः कैप्टिव ब्रीडिंग से होता है, मतलब घरों में, केंद्रों में, वो जंगल से शिकार करके नहीं बेच रहे खाले उले, कैप्टिव ब्रीडिंग है। तो मतलब वन्य स्रोतों से, जो जंगल से, केवल 18% वन्य स्रोतों से हुआ है, बाकी तो लोगों ने घरों में कैप्टिव ब्रीडिंग वगैरह या फिर कृत्रिम आर्टिफिशियल पेड़ उगा के बेचा, जो प्रतिबंध है। अब आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले कि साइड्स के संदर्भ निम्न कथनों का कथन सही है। पनामा में हुई। ऑपरेशन टर्टल सीड की क्या तारीफ हुई। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट आई, हाँ, ये बताया गया कि अधिकांश व्यापार वन्य स्रोतों का नहीं है भाई, वन्य स्रोतों का। अभी मैंने बताया था वन्य स्रोतों का कितना % व्यापार है? 18%। बाकी तो कैप्टिव ब्रीडिंग वगैरह या फिर कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल लोगों ने उगा के दिया है।
ठीक, अब आगे चलते हैं। भारत ने क्या प्रस्ताव रखा है? भारत ने यह प्रस्ताव रखा है, देखो भाई ये लाल सरका दिख रहा है आपको, ये टोटोज नहीं है, टर्टल है। टर्टल छोटा होता है, टोटो जमीन पे चल रहा है, शाकाहारी होता है, ये मांसाहारी होता है, कुछ भी खा जाता है। ठीक है, इसका ये दिख रहा है लाल सर है, ये गर्दन भी लाल है, तो इसको क्या बोलते हैं? रेड, रेड क्राउन, क्राउन की तरह लाल, क्राउन रूप टर्टल। इस टर्टल को भारत सरकार कह रहे हैं क्या? भारत ने 3 प्रजातियों को लेकर प्रस्ताव दिए, जिनमें 2 कछुए और 1 गेगो छिपकली है। तो भारत ने सबसे पहले इसके बारे में बोला। देख याद रखना, ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड है सीआर। भारत ने क्या रखा कि भाई अपेंडिक्स 2 में है, अब इसको किस में करो? अपेंडिक्स फर्स्ट में करो। तो ये बात मान ली गई है, इसको अपेंडिक्स फर्स्ट में कर दिया गया है। बट्टागुर कछुआ, क्या बोलते हैं? बट्टागुर कछुआ। ये गंगा और चंबल में मिलेगा अपने इंडिया में। जब कछुए के बारे में, टट्टल के बारे में पढ़ेंगे ना, तो बताऊंगा इसके बारे में। अब आगे दूसरा कछुआ है ललित सॉफ्ट सेल टर्टल, नीलो सोले, जो कि ऊपर देखो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट है एकदम, है। और इसमें देखो मोर पंख सा बना हुआ है, तो ये छोटे छोटे 2-4 बहुत सॉफ्ट है। ये भी पहले किस में था? अपेंडिक्स 2 में था। अभी हिंदुस्तान में क्या क्रिटिकल इंडेंजर्ड है ये? पूछे टर्टल पढ़ेंगे, पूरा टर्टल बताऊंगा, अभी 2 का याद कर लेना ना, है। ज्यादा ज्ञान झेल नहीं पाओगे। साइड्स में 2 से किस में कर दिया? फर्स्ट में कर दिया। तो आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे? हाँ, 2 से फर्स्ट में कर दिया, फ्रेश बात। दूसरा आता है, ये छिपकली है, हैं किस में? जेपोर ग्राउंड, जेको। ये जेको है, ये कौन से घाट में मिलेगी? आपसे कोई पूछे ईस्टर्न घाट में। क्या देखो, इंडिया में यह है वेस्टर्न घाट, यह है ईस्टर्न घाट। तो आपको एग्जाम पता है, स्टेटमेंट घुमा के दे दे, जेको वेस्टर्न घाट में मिलती है ना? ना मेरे भाई, ईस्टर्न घाट। किधर? ये ईस्टर्न घाट में पाई जाती है। ये पेड़ों पे पाई जाती है, घने जंगलों में पाई जाती है। ये आज इसका लोग इसको पालतू जानवर बनाने के लिए, जेको को पता नहीं क्या उनको सालों को सनक चढ़ रखी है। ठीक है, गाय भैंस पालो ना यार, पालना है तो दूध दूध और देगी वो, बढ़िया एकदम प्रोटीन मिलेगा। तो साइड्स में अब किस में कर दिया गया है? सेकंड में शामिल कर दिया गया। पहले क्या थी? ये किसी में नहीं थी, अब किस में? अपेंडिक्स 2 में। तो एग्जाम घुमाएगा कि अपेंडिक्स फर्स्ट में शामिल कर दिया जेको को, नहीं, जेको किस में है? फर्स्ट में। और दोनों जो टर्टल है, रेड क्राउन जो लाल सरवाड़ा है, वो अपेंडिक्स 2 से फर्स्ट में। दूसरा सॉफ्ट सेल वाला टर्टल है, वो किस में कर दिया? 2 से फर्स्ट में कर दिया। तो अपनी तो 3 ही चीजें थी, देखो नीलो सोनिया ललित, देखो ललित सॉफ्ट सेल टर्टल, सॉफ्ट है एकदम ऊपर उसका कवर, सेकंड से फर्स्ट में कर दिया। तो आपसे कोई पूछे, ठीक, अब ये ईस्टर्न घाट में मिलता है, मुख्य खतरे के, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत हो रहा है, वनों की कटाई वगैरह हो रही है। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि साइड कोप 2022 में जो आई है, कोप 19 2022 में भारत द्वारा जेको ग्राउंड, जेपोरे ग्राउंड जेको को अपेंडिक्स 2 में शामिल करने का प्रस्ताव क्यों दिया? ये हिमालय क्षेत्र में पाई जाते? अरे नहीं पाई जाती, गलत है। अभी बताया चिल्ला चिल्ला के, ईस्टर्न घाट में पाई जाओ। ये अंतर्राष्ट्रीय पालतू व्यापार और खनन के खतरे में। हाँ, ये समुद्री जीव है, घंटा ही नहीं है समुद्री जीव। क्या बताया था मैंने अभी? जंगलों में पाया जाता है, गहरे जंगलों में, और एकदम ऊंचाई में मिलेगा पेड़ों पे। ये पहले से अपेंडिक्स फर्स्ट में शामिल था? नहीं था, ये किसी में शामिल नहीं था। तो स्टेटमेंट बी सही है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो तुम्हारा काका यूपीएससी। ठीक है, दूसरा देखो, खत्म करने वाले हैं, ज्यादा बोर हो रहे हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। साइड स्कोप 19 2022 में भारत द्वारा किए गए शीशम निर्यात से जुड़े प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा सही है? शीशम इंटरनेशनल यूनियन कन्वेंशन दृष्टि संकरग्रस्त प्रजाति नहीं है, वनरेबल है। अब 10 किलो से कम शीशम से बनी वस्तुओं के लिए साइड से परमिट की आवश्यकता नहीं है। नहीं है भाई, ये गलत है, ये सही है। दलबेरिया वंश की सभी प्रजातियां भारत में संरक्षित है? नहीं है, गलत है। ये केवल स्टेटमेंट फर्स्ट से ये 2 शीशम के नहीं है, मैं पिछले अभी बताया था स्लाइड में। आगे देखो, एक और चीज याद रखना, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज। हम जो खीरा खाते हैं, ये एक समुद्र का खीरा है, देखो शी कुकुम्बर दिख रहा है, लोग इसका व्यापार करते हैं भाई। अरे अपेंडिक्स किस में है? अपेंडिक्स 2 में शामिल है। देखो यार, यूरोपीय संघ का प्रस्ताव है, क्या है? प्रस्ताव स्वीकार कर ले, क्या तीनों प्रजातियां को किसमें कर दिया? अपेंडिक्स 2 में शामिल कर दिया। किसको? थेलोनोटा वंश से समुद्री जैव विविधता का महत्वपूर्ण हिस्सा भारत के तटीय क्षेत्र में मिलती है। शी कुकुम्बर बोलते हैं, जिसका सही नाम क्या है? थेलोनोटा। ये पूछ सकता है शी कुकुम्बर किसमें? साइड अपेंडिक्स की, साइड्स के अपेंडिक्स फर्स्ट 2 3 सेकंड में हैं। लोग इसको खाते हैं, पता नहीं क्यों खाते हैं, उनका पागलपन चढ़ रखा है, सेक्सुअल पावर का सालों के जानवर पैदा हो रखे हैं। आगे आता है आइवरी ट्रेड एंड एलिफेंट। अब देखो, इसके बारे में बोल चुका हूं,
1989 से ही अपेंडिक्स फर्स्ट में, लेकिन फिर थोड़े बार जैसे हाथी मर गए तो बहुत सारे देशों के, लेकिन साउथ अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे में अफ्रीका हाथियों को फर्स्ट से सेकंड में कर दिया उस एरिया के, कि भाई मरने के बाद में उस पर व्यापार के लिए परमिशन दी जाए। लेकिन ये याद रखना, एशियन एलिफेंट है जो अपने वाले हैं, एशिया का 60% एलिफेंट इंडिया में पाया जाता है। पढ़ेंगे एलिफेंट के बारे में कि अफ्रीका का एलिफेंट अफ्रीकन क्यों बोलते हैं, उसका कान देखना भाई अफ्रीका जैसा होता है। जो एशियन आती है छोटे होते हैं, बल्कि नहीं होते। अफ्रीका का भाई बड़ा भारी भरकम होता है। दोनों में अंतर देखेंगे, एशियन में और अफ्रीकन में, जब क्लास इनकी होएगी तो ये चीज थोड़ा देख लेना। ठीक, साइड का अभी इसी समय एक लेके आए टाइगर इन्फॉर्मेशन टास्क लेके आए, इन्फोर्समेंट टास्क फोर्स लेके आए, जो बड़ी बिग केट है, जैसे बाघ, टाइगर, लोयन, तेंदुआ, चित्ता, अवैध तस्करी को रोकने के लिए। पनामा में यही आया है 2022 वाले में, कोप 19 में, जिसका बजट है $1,50,000 है, बिग केट टास्क फोर्स। इस टास्क फोर्स में क्या होगा कि भाई सारी जितनी भी देशों की प्रबंधन एजेंसी है सबको एक किया जाएगा ग्राउंड लेवल पे। साइड्स क्या है, साइड्स केवल कानून बना के छोड़ देती है ना, ग्राउंड लेवल पे काम थोड़ी कर रही है साइड्स। ग्राउंड लेवल पे सारी एजेंसियां काम करते हैं, तो इस सारी देशों की एजेंसियों को एक साथ जोड़ने के लिए टाइगर फोर्स के लिए, कि वो सूचनाओं का साझा करे कि आपके देश में कोई मरा है, अगर बोले 5-10 टाइगर मार दिया इंडिया में, तो कहीं चाइना में बेच रहे हैं क्या, तो चाइना नाम की एजेंसियां सतर्क हो जाएगी कि यहाँ पे कौन खरीद रहा है, व्यापार का ध्यान रखेगी। भारत की तो नहीं देख सकती ना वहां पे एजेंट, चाइना की देखेगी, दोनों डाटा साझा करेंगे। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा बाघों का प्राकृतिक आवास है साइड्स, और WCC के जरिए वन्य अपराध नियंत्रण के लिए अग्रणी भूमिका निभा। उदाहरण दे दिया, बंगाल टाइगर की तस्करी का मान लो नेटवर्क है। बंगाल टाइगर है, उत्तराखंड में शिकारियों द्वारा मारा गया, शिकारियों ने खाल हड्डियां नेपाल के रास्ते तस्करों को बेच दी, जहां से चीन पार्सल की। भारत और नेपाल और चाइना की तीनों जो एजेंसियां हैं, साइड से हैं, प्रवर्तन एजेंसियां हैं, वो क्या करेगी, कानूनी रूप से इस व्यापार को रोकने की कोशिश करेगी। लेकिन इस केस में पहले क्या समस्या थी, अगर टाइगर टास्क फोर्स नहीं होती साइड्स की, तो क्या बिग के टास्क फोर्स नहीं होती, देखो यार, साइड टाइगर इन्फोर्समेंट टास्क फोर्स नहीं होती तो क्या होता, भारत की सीमा में तस्कर को नहीं पकड़ा क्योंकि उनके पास अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की जानकारी नहीं थी, सीमा सुरक्षा ने। नेपाल में तस्करी का कोई सबूत नहीं मिला, चाइना ने अपने कस्टम क्लियरों को कस्टम क्लियरेंस दे दिया, चाइना का हमने नियमों के। ऐसे मामलों के लिए साइट ने बिग केट टास्क फोर्स रखा, जिससे समस्या ना आए, सारे देश मिलकर काम करे, प्रवर्तन एजेंसियां हैं, कोऑर्डिनेट करते रहे एक साथ। तो इसी के साथ आपको पूछे, सूचना इंटेलिजेंस या ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करेगी कि भाई कहाँ पे कौन खरीद रही है, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, डाटा संग्रहण होगा, ऑपरेशन बजट एक दूसरे को कोप देगी, ऑपरेशन बजट साइट्स के तहत मिलेगा। और जो भी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, जो भी कस्टम पुलिस वाले अधिकारी, इनका क्या होगा, प्रशिक्षण होगा, उनका ट्रेनिंग होगा। भारत में कार्य आपसे कोई पूछे तो बता देना, मैं थक गया हूं, ठीक है। इसी का साथ सारा बहन राम राम, जय हिंद, जय भारत। साइड के बारे में पूछे तो मेरे देवताओं करके आ जाना, क्यों सुन सही, मेरे को इतना ही आता था। अब आगे आपको लगे कि कम बताया तो किसी और से भी पढ़ सकते हो। जय हिंद, जय भारत।